एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। जब सिंड्रेला की वालिदा इंतकाल कर चुकी थी तो सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम था लेडी पफी। लेडी पफी की दो बहुत ही चालाक और जेलस बेटियां थीं। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, यहाँ तक एक हेयर ब्रश के लिए भी। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और लेडी पफी ने इसका फायदा उठाते हुए सिंड्रेला से सारे घर के काम करवाए। बेचारी सिंड्रेला पूरा घर साफ कर रही थी। वो लकड़ियां फायरप्लेस तक लेके गई और उसने पूरे घर के लिए खाना भी बनाया। लेडी बफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगी। सिंड्रेला बहुत गंदी है, इसे हमारे कमरे में मत सुलाया करें। तुम हमारे कमरे में सोती हो इसलिए हमें बुरे ख्वाब आते हैं। तुम यहाँ मेरी बेटियों को परेशान करती हो। जाओ जाके अपने लिए सोने का दूसरा बंदोबस्त करो। बेचारी सिंड्रेला एक बहुत ही मिट्टी से भरे कमरे में बैठ गई। वो एक छोटी खिड़की में से गार्डन की तरफ देखने लगी और जब भी वो खिड़की में जाती स्नो वाइट की दोस्त पिजन वहाँ आ जाती। हेलो प्यारे पिजन। थोड़े दिनों बाद जब वो अपना कमरा साफ कर रही थी सिंड्रेला को दो चूहे नजर आए। तुम दोनों कौन हो? हाय, मेरा नाम चिटर है। और मेरा नाम है मोज़रेला। और मैं हूँ सिंड्रेला। मुझे पता है तुम लोग को चीज बहुत पसंद है। मेरे पास तुम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ इसे 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ पर तो एक खतरनाक बिल्ली है। अरे उस बिल्ली का नाम है पेपू। कल सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बगैर आवाज किए किचन में गई। खतरनाक बिल्ली पापू चूहों के घर के दरवाजे की तरफ बैठकर चूहों का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने बगैर आवाज किए कुछ चीज के टुकड़े उठाए और वापस जाने लगी। लेकिन तभी लेडी पफी की बेटी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में ये क्या है और तुम कहाँ जा रही हो इसे लेके? ये थोड़ी सी चीज है मेरे नाश्ते के लिए। अम्मी, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी करके झूठ बोल रही हो। दोनों चूहे सीढ़ियों से नीचे उतरे और किचन की तरफ भागने लगे ताकि वो उस लेडी पफी की बेटियों को डरा सकें। अरे नहीं चूहे। आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। यहाँ एक नहीं दो चूहे हैं। अम्मी बचाएं। लेडी पफी उन दोनों चूहों को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। एक सिपाही तशरीफ लाया। कल महल में एक बहुत बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है। शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब होना है। हर शहर की लड़कियां जो शादी के अहल हैं वहां पे आएं। जैसे ही उन्होंने पार्टी का नाम सुना सिंड्रेला की सौतेली बहनें जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा पहुंची और उस शाम के लिए वो अपने कपड़े निकालना शुरू हो गए। और लेडी पफी भी यही चाहती थी कि उसकी बेटियां खूबसूरत लगें। इसीलिए लेडी पफी की दोनों बेटियों ने सिंड्रेला को अपने लिए नए कपड़े सीने को कहा। तीसरा दिन आन पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थक चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की। सिंड्रेला, सिंड्रेला उठो, तुम्हें जाना है, आंखें खोलो।
लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है और ये कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोनों चूहे सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। व्हाइट पिजन ने उस सफेद कपड़े को हटाया। टन टन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये कितना अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला ने अपने नए कपड़े पहने और अपने बाल बनाए और नीचे की तरफ चली गई। लेकिन सिंड्रेला की दोनों बहनें उसे देखकर बहुत जेलस होने लगीं। लेडी पफी ने जब देखा कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत दिख रही है तो वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए। तो उसने फायरप्लेस के अंदर कुछ बीन्स डाले और सिंड्रेला को कहा कि अगर वो ये उठा सकती है तो वो पार्टी में जा सकती है। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर इस फायरप्लेस में से बीन्स उठा ली तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो। सिंड्रेला को उस पार्टी में कुछ भी कर जाना था और इसीलिए वो बीन्स को उठाने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी मदद करना चाही और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उन बीन्स को उठाकर वापस बाउल में रख दिया। सिंड्रेला जल्दी से लेडी पफी के पास गई जो कि जाने ही वाली थी और उसने उन्हें बॉल दिखाया। लेडी पफी अभी भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए और इस बार उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों को अपना निशाना बनाया और वो सिंड्रेला को छोड़कर चले गए। सिंड्रेला को घर पर छोड़कर पार्टी की तरफ। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो गार्डन में बैठकर बहुत देर तक रोई, एक पेड़ के नीचे बैठकर, और वो पेड़ उसकी माँ ने उगाया था। और तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने आई। मेरा नाम है लियाबेल और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए और बाकी चीजें यहाँ पहले से मौजूद हैं। सिंड्रेला अपने हाथ में एक पम्पकिन लेकर वापस आई। वो परी अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू हो गई और उस पम्पकिन को उसने एक कोच में बदल दिया। उन चूहों को घोड़ों में और पिजन को एक खूबसूरत से ड्राइवर में। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। लियाबेल, तुमने ये सब कैसे किया? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस दे दिया और उसके पास बहुत ही अच्छे जूते भी आ गए। मैं तो एक शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जाओ। परी ने पार्टी में जाने से पहले सिंड्रेला को कुछ बातें बताईं। और याद रहे कि तुम्हें 12 बजे से पहले आना है, वरना जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिरकार पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उस पम्पकिन के कोच ने उस महल के दरवाजे के सामने सिंड्रेला को उतारा। सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में जा पहुंची। पार्टी के अंदर तमाम लोग इस सोच में पड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। लेडी पफी ने अपनी बेटियों को इशारों से बताया कि ये तो सिंड्रेला है। शहजादा लियो सिंड्रेला के करीब आया और उससे सिंड्रेला को देखते ही प्यार हो गया। ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला को शहजादे लियो के साथ डांस कर बहुत मजा आ रहा था और वो वक्त के बारे में भूल गई।
जब घड़ी 12 बजाने ही वाली थी, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा, वरना। सिंड्रेला ने शहजादे को वहीं छोड़ा और महल से जल्दी से भागने लगी। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जब सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो उसके पैर में से उसका एक जूता नीचे गिर गया। इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़ के उस जूते को उठा सकती, तो वो जल्दी से अपनी कोच की तरफ भागने लगी और महल को छोड़ दिया। शुक्र है वो जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ गई। अब मैं इस सैंडल की मदद से उसे ढूंढूंगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला वापस अपने कमरे में आ गई। वो शहजादे लियो के साथ बिताए हुए डांस के बारे में सोच रही थी और उसे भी शहजादे लियो से प्यार हो गया था। लेकिन शहजादा लियो उसको उसके गंदे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं पहचानने वाला था। वक्त गुजर गया और शहजादे ने अपने महल के बराबर में एक कमरा बनाया जिसके अंदर सिंड्रेला का जूता रखा हुआ था। जितनी भी लड़कियां इस शहर में रहती थीं, इस जगह आई और उस जूते को पहनने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां भी उस जगह पर जाने लगी, लेकिन वो सिंड्रेला को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम घर पे ही रुको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जूता तुम्हारा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जूता मेरा या कसांड्रा का होगा। मैं भी तो दुनिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने की इजाजत है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात को नहीं सुना। उसने सिंड्रेला को घर के अंदर बंद किया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बदकिस्मती से लेडी पफी की दोनों बेटियों को वो जूते नहीं आए। अगर आप इसे थोड़ा सही से पहनाएंगे तो ये मेरे पाँव में सेट हो जाएगा। रात के वक्त जब कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिंड्रेला अपने घर से बाहर निकली मोज़रेला और चेडर की मदद से। वो उस कमरे की तरफ जा पहुंची जहां पे वो जूता रखा हुआ था। जैसे ही वो जूता पहनने वाली थी, शहजादा लियो वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम जूता खराब कर रही हो। नहीं नहीं, ये मेरा शूज है, ये मेरे पाँव में बिल्कुल सही आ रहा है। ये सच कह रही है, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने वो जूता पैरों में पहना शहजादे लियो के सामने और वो समझ गया कि वो जूता तो सिंड्रेला का ही है वो तुम ही थी। और वो खुश था। तुम ही थी उस रात जिसके साथ मैंने डांस किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी शहजादे लियो को हाँ कर दी, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े महल में शादी की और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। एक जमाने का जिक्र है। एक खूबसूरत सी प्रिंसेस बड़े से महल में रहा करती थी। एक दिन उसके महाराजा डैडी ने उसे सालगिरह के दिन सोने की एक बॉल दी। सालगिरह मुबारक हो मेरी बेटी। शुक्रिया डैडी। प्रिंसेस को ये सोने की बॉल बहुत पसंद थी। वो सारा वक्त इस बॉल के साथ खेलने में गुजार देती थी। एक दिन वो अपनी बॉल लेकर बाहर गई और उसके साथ खेलना शुरू हो गई। प्रिंसेस बॉल से खेलते खेलते एक स्विमिंग पूल में जा पहुंची। वो बॉल को इतनी तेज उछालने लगी कि थोड़ी ही देर बाद वो बॉल को कैच ही नहीं कर पा रही थी और बॉल नीचे गिर के जाने लगी। मेरी बॉल।
प्रिंसेस अपनी गोल्डन बॉल को पकड़ने जा रही थी, लेकिन वो बॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार बॉल की रफ्तार हल्की हुई और वो स्विमिंग पूल में चली गई। अरे नहीं! प्रिंसेस स्विमिंग पूल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी खूबसूरत सुनहरी बॉल, मैं उसे कैसे वापस लाऊं? अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी। ये मेरी प्यारी शहजादी क्यों रो रही है? प्रिंसेस ने आसपास देखा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज आ कहां से रही है। जब उसने करीब में देखा तो उसने देखा कि उसके बराबर में एक मेंढक खड़ा है जो उसकी तरफ देख रहा है। मेंढक प्रिंसेस की तरफ कूदा और उससे ये सवाल किया, क्या हुआ मेरी प्यारी शहजादी, तुम क्यों रो रही हो? प्रिंसेस बहुत हैरान हो गई जब उसने बोलते हुए मेंढक को देखा। बोलने वाला मेंढक, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मेरी शहजादी, इसमें क्या बात है? तुम ये बताओ, तुम क्यों रो रही हो? खुद को संभाल कर प्रिंसेस मेंढक को अपनी कहानी बताने लगी। मेरी सुनहरी बॉल जो मेरे डैडी ने मुझे तोहफे में दी थी, वो पानी में गिर गई है। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? मेंढक प्रिंसेस के पैरों की तरफ आया और उसको एक ऑफर दी। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जाकर तुम्हारे लिए बॉल लेकर आता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आया। तो क्या शर्त है? अगर तुम मेरी दोस्ती कबूल करती हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहूंगा। प्रिंसेस ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात मान ली। मेंढक ने पानी में छलांग मारी और पानी के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में मेंढक वो गोल्डन बॉल लेके आ गया। और अपने घर वापस जाने लगी। जैसे ही मेंढक ने देखा कि प्रिंसेस वापस जा रही है, मेंढक उसका पीछा करने लगा। मेरी प्यारी शहजादी, मुझे भूल गई तुमने वादा किया था कि मुझे महल में रखोगी। वाह! प्रिंसेस दूर से हंसते हंसते बोली। तुम जैसा अजीब सा मेंढक मुझ जैसी खूबसूरत शहजादी के साथ कैसे रह सकता है? प्रिंसेस मेंढक को वहीं छोड़ के महल चली गई। शाम के वक्त महाराजा, महारानी और प्रिंसेस खाने पर बैठ गए। जैसे ही वो खाना खाने लगे, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मेड ने उन्हें बताया कि मेंढक आया है और कहा कि प्रिंसेस ने उसे बुलाया है और वो अंदर आना चाहता है। महाराजा हैरान हुए और अपनी बेटी से कहा, क्या तुम बताना पसंद करोगी कि क्या हो रहा है मेरी बेटी? डैडी। प्रिंसेस ने महाराजा को वो सब बताया जो सुबह हुआ था। अगर तुमने उस मेंढक से वादा ही कर लिया था तो अब तुम्हें वो वादा पूरा करना होगा बेटी। महाराजा ने अपनी मेड को कहा कि वो उसे अंदर आने दें। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और मेंढक कूदते कूदते अंदर आया और खाने की टेबल के पास आके रुक गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब लोगों को, और बादशाह सलामत, आपका तो बेहद शुक्रिया। मेंढक ने एक छलांग मारी और प्रिंसेस की प्लेट के पास आकर बैठ गया। प्रिंसेस ने नाखुशी के साथ उसको देखा। महाराजा ने मेंढक के लिए एक प्लेट मंगवाई, लेकिन मेंढक ने मना कर दिया। मेरे लिए खाना अलग से मत लगाना, मैं तो शहजादी के साथ ही खाना खाऊंगा। मेंढक प्रिंसेस की प्लेट से खाना शुरू हो गया। प्रिंसेस बहुत अफसरदा थी और वो ये समझ रही थी कि ये मेंढक खाना खाने के बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मेंढक का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। जब प्रिंसेस अपने रूम में जाने लगी तो मेंढक उसका पीछा करते करते उसके रूम तक चला गया। वक्त गुजरता गया और मेंढक को नींद आने लगी। मेरी शहजादी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है।
अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे बेड पे सोने जाऊं। महाराजा को बुरा ना लगने के डर से उसने मेंढक को वहां सोने दिया। मेंढक जल्दी से बेड पर कूदा और सोने के लिए लेट गया। मेंढक को गुस्सा ना दिखाने के लिए प्रिंसेस मेंढक के बराबर में लेट गई और सो गई। सुबह होते ही मेंढक ने प्रिंसेस को जगाया। सुबह बखैर मेरी खूबसूरत शहजादी, मुझे तुमसे कुछ काम है। अगर तुमने कर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेंढक चला जाएगा ये सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश हुई, पर उसने उसे दिखाया नहीं। ठीक है, बोलो अब क्या काम है? मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस करो। प्रिंसेस अपने बेड से गुस्से में उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नामुमकिन है। मेंढक के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह वो आंसू टपकाने लगा। प्रिंसेस ने थोड़ी देर तक सोचा। ओह, एक छोटी सी किस से क्या हो जाएगा, और वैसे भी उसके बाद ये चला जाएगा। और प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया। जैसे ही प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रोशनी की वजह से प्रिंसेस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में रोशनी खत्म हो गई। प्रिंसेस फिर से देखने लगी, पर इस बार उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। थोड़ी ही देर पहले जहाँ मेंढक खड़ा था, अब वहाँ एक खूबसूरत सा शहजादा खड़ा है। प्रिंसेस सोच में पड़ गई, ये आखिर हुआ कैसे, और वो मेंढक कहाँ गायब हो गया। तुम कौन हो? अभी तक तो यहाँ एक मेंढक था। मेरी प्यारी शहजादी, मैं बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारे पास। मैं एक जादूगरनी के जादू करने की वजह से मेंढक बन गया था, इसीलिए मुझे एक शहजादी के घर में रहना था ताकि वो मुझे किस करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ये सब ना करती तो हमेशा मैं एक मेंढक बन के रहता। प्रिंसेस हैरान तो थी, पर बहुत खुश भी थी। वो दोनों महाराजा के पास गए और उनको पूरी कहानी बताई। मेरे ख्याल में ये तुम्हारी जिंदगी का दूसरा सबक है बेटी। हमें किसी को देख के उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। महाराजा ने कुछ दिन और शहजादे की मेहमान नवाजी की। प्रिंसेस पूल के पास गई जहाँ वो पहली बार मिले थे। मेरी शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे महल में रहोगी? प्रिंसेस मुस्कुराई और सर हिला के हाँ करा, और उसी वक्त एक आवाज आई। बेबेब, बेबेब। दोनों ने जहाँ से आवाज आई वहाँ देखा, पूल के नजदीक एक मेंढक था। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और उसके बोलने का इंतजार किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। परेशान ना हो मेंढक, तुम्हें भी एक न एक दिन ऐसी शहजादी जरूर मिलेगी। और वो दोबारा हंसे। थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे। एक दिन पत्थर दिल हैला ने अपने एक सिपाही को बुलाया। इस शीशे पे से कपड़ा उतारो डंकॉफ। उसका सिपाही बहुत सुस्त था। उसने उसका कपड़ा अपने ऊपर ही गिरा लिया। बेवकूफ, चले जाओ यहाँ से तुम। हेला ने अपने आप को शीशे में देखा और बोला, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? जादुई शीशे ने जवाब दिया, अब आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। हेला को बहुत गुस्सा आया। ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। पूरा महल उसके गुस्से से हिलने लगा और अब वो चाहती थी कि स्नो वाइट को मार दिया जाए। उसने एक प्लान बनाया और एक सिपाही को बुलाया और बोला कि स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाकर कत्ल कर दे और मुझे इसका दिल ला के दो। स्नो
वाइट को अपने सिपाही पर भरोसा था और वो उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसे एक जख्मी चिड़िया दिखी और स्नो वाइट ने उस चिड़िया को उठाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसका सिपाही उस पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना तीर निकाला ताकि वो उसे मार सके। उसने अपना निशाना लिया, लेकिन उसको उस पर रहम आ गया और उसने देखा कि उसका दिल कितना साफ है। उसने फैसला किया कि वो उसे नहीं मारेगा। स्नो वाइट, मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा गया था कि मैं तुम्हारा दिल निकाल सकूं, लेकिन मुझसे ऐसा ना हो सका। कौन लेना चाहता है मेरा दिल? वही शहजादी हेला। तुम्हें कहीं जाना चाहिए, कहीं छुप जाओ। सिपाही ने हेला से झूठ बोलना चाहा और उसने जंगल में किसी जानवर को मार दिया और उसका दिल निकाल लिया और हेला को ये बताया कि स्नो वाइट मर चुकी है। स्नो वाइट बहुत डर रही थी और वो भागने लगी। वो बड़े बड़े पेड़ों से और उल्लुओं से बच बचाती भागने लगी। वो एक पेड़ के पास आके रुकी और वो सो गई एक अंधेरी डरावनी रात में। जैसे ही सिपाही अपने महल वापस पहुंचा, वो सीधा हेला के पास आया। मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। पत्थर दिल हेला ने वो बॉक्स लिया और उसे ये यकीन हो गया था कि स्नो वाइट मर चुकी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। नए दिन की सुबह स्नो वाइट जागी एक खूबसूरत जंगल में और उसके सामने एक बहुत प्यारा छोटा सा घर था, जिसके अंदर एक छोटा सा गार्डन भी था, छोटी खिड़कियाँ और एक घंटी भी और एक छोटा गोल सा दरवाजा। स्नो वाइट ने घंटी बजाई पर कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, दरवाजा खुल गया और अंदर भी सब कुछ छोटा छोटा था। स्नो वाइट को लगा कि वो किसी टॉय हाउस में है। छोटे बर्तन, छोटे चमचे और छोटे ग्लास। स्नो वाइट को एक छोटे से बर्तन में सूप दिखा। वो बहुत भूखी थी, इसलिए उसने सूप पीना शुरू किया और फिर वो एक छोटे से बेड पर सो गई। थोड़ी सी दूर इस घर के मालिक अपना काम खत्म कर ही चुके थे और घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो घर में आए, वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अंदर चुपचाप चलने लगे। किसी ने मेरी ब्रेड खा ली है और किसी ने मेरी प्लेट भी इस्तेमाल करी है। अरे यहाँ तो मेरे बेड पे कोई सो रहा है। कितनी प्यारी लड़की है। अरे 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 पकड़ो, अरे पकड़ो, ले पकड़ो, अरे ले पकड़ो, अरे पकड़ो। वो उठने वाली है। वो कंबल के अंदर छुप गई है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए बेटी, हम लोग 7 बोने हैं। मेरा नाम एस है और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। मेरा नाम स्नो वाइट है। मैं माफी चाहती हूँ घर में ऐसे आने के लिए। स्नो वाइट ने उन सारे बोनों को अपनी कहानी बताई और वो 7 बोने स्नो वाइट की बातें सुनकर बहुत उदास हो गए। तो उन्होंने फैसला किया कि स्नो वाइट अब उन्हीं के साथ रहेगी। यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में
एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा रहता था। उसका नाम था एंथनी। उसको रात में बैठकर आसमान को देखना और तारे गिनना बहुत पसंद था, जो उसको उसके बिछड़े दोस्तों की याद दिलाता था। एक रात उसने आसमान में स्नो वाइट का चेहरा देखा और वो उससे मिलना चाहता था। एक परी ने बताया कि वो मुसीबत में है और उसने उसे एक जादुई नेकलेस दिया। फिर शहजादा एंथनी अपने घोड़े पर बैठा और स्नो वाइट को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। और दूसरी तरफ महल में हेला अपने जादुई शीशे की तरफ दोबारा गई। डंक ऑफ, इस शीशे पे से कपड़ा उतारो, मैं अपनी खूबसूरती देखना चाहती हूँ। डंकफ करीब आया और उसने शीशे से कपड़ा उतारा और शीशा टूटने ही वाला था। डंकफ सच में बहुत सुस्त इंसान है। जब भी वो कोई काम करने लगता है तो वो सुस्त हो जाता है और उसे नींद आने लगती है। हेला ने उसे गुस्से से बाहर भेज दिया। जब डंकफ वहाँ से चला गया, हेला ने एक बार फिर से शीशे से पूछा कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत। शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? अब इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही और प्लान बनाती रही कि कैसे स्नो वाइट को मारा जाए। और थोड़ी ही देर बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक आइडिया आया और वो एक छोटे से रैबिट में बदल गई। सुबह में सातों बोने अपने काम पर जा रहे थे और एक एक करके स्नो वाइट को किस दे रहे थे और स्नो वाइट को समझाया कि जब घर में अकेली हो तो ध्यान रखना। देखो स्नो वाइट, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। स्नो वाइट गार्डन में चली गई और वो गार्डन में तमाम फूलों को पानी देना शुरू हो गई और उसने देखा कि एक रैबिट उसकी तरफ आ रहा है जो कि जख्मी दिख रहा था। वो उसके पास गई और उसे उठा लिया और उसे घर में ले गई। उसने रैबिट के हाथ पर पट्टी बांधी। उसके बाद उसने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। रैबिट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो गया, लेकिन जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, रैबिट ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। फिर वो कूदा 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 और वापस उस चुड़ैल हेला में बदल गया और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ। उसने तकिए में एक पर्पल कलर का जादू डाला और उसे लगा कि स्नो वाइट यहाँ सो जाएगी और मर जाएगी। स्नो वाइट गार्डन में काम करके बहुत थक गई थी और वो सोने के लिए बेडरूम में चली गई। वो बस अपना सर बेड पर रखने ही वाली थी कि स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट। उसी वक्त सातों बूने घर आ गए। स्नो वाइट ने उनके लिए दरवाजा खोला। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने पूरी रात डांस किया। स्नो वाइट फायरप्लेस के पास सो गई और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अब वो उस जहर वाले पिलो पे नहीं सोई थी। जैसे ही हेला वापस आई, डंकफ अभी तक महल में सो रहा था। हेला को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसने दोबारा पूछा, शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? मेरी शहजादी स्नो वाइट है सबसे खूबसूरत, जो 7 बोनों के साथ रहती है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। मैं अब एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि स्नो वाइट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़े दिनों बाद जब 7 बोने काम कर रहे थे, तब स्नो वाइट 7 बोनों के कपड़े सी रही थी और फिर उसे दरवाजे पे किसी की आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। स्नो वाइट ने दरवाजे के अंदर से देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके हाथ में बहुत सारे सेब हैं। कौन है आप? सेब ले लो, ये बड़े ही मजेदार सेब हैं, तुम खाना चाहोगी?
स्नो वाइट पहले तो बहुत घबरा गई, लेकिन उसे सेब बहुत पसंद थे। ये लो बेटी, खा के तो देखो, ये बहुत ही मजेदार सेब हैं। स्नो वाइट ने वो एप्पल ले लिया जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था और एक निवाला लिया। उस सेब में जहर मिला हुआ था। इससे पहले कि स्नो वाइट कुछ बोलती, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। सड़क के बिल्कुल नीचे शहजादे एंथनी ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बांध दिया। शहजादा एंथनी स्नो वाइट को ढूंढने के लिए बहुत परेशान था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते से जा रही थी। वो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन अचानक वो बूढ़ी औरत अचानक से हेला में बदल गई। शहजादा और उसका घोड़ा बहुत हैरान हुए और उन्होंने रास्ता पूछने का इरादा बदल लिया। रात को देर से जब बोने घर आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी जमीन पर बेजान पड़ी है। वो बहुत उदास थे और उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन्होंने एक शीशे का कॉफिन बनवाया, दुनिया की सबसे बड़ी नदी में भेज दिया ताकि सल्तनत के सारे लोगों को पता चल जाए कि स्नो वाइट अब नहीं रही। शहजादा अपने घोड़े के साथ जा रहा था और उसने देखा कि एक कश्ती में कॉफिन है। उसने लड़की का चेहरा फौरन पहचान लिया। शहजादा बहुत उदास था, लेकिन उसने कॉफिन को खोला। उसने वो नेकलेस अपनी जेब से निकाला और स्नो वाइट को पहना दिया। खुदा हाफिज मेरी शहजादी, जहाँ रहो सितारों की तरह चमकती रहो। लेकिन तभी शहजादे ने देखा कि स्नो वाइट हिली। जो नेकलेस उसने पहनाया था वो जादुई नेकलेस था, और जैसे ही वो नेकलेस चमका, स्नो वाइट जाग उठी। जब वो जागी तो वो देख के बहुत खुश हुई कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। जब वो किनारे पर आए तो वो स्नो वाइट के महल जा पहुँचे। स्नो वाइट और शहजादे एंथनी ने वो सब बताया जो उन्होंने देखा था। जब बादशाह को पता चला कि स्नो वाइट के साथ क्या हुआ था, तो बादशाह ने हेला को महल से बाहर निकाल दिया। बादशाह ने वो जादुई शीशा और हेला के तमाम जादू अपने महल के स्टोर रूम में बंद कर दिए। थोड़े ही महीनों बाद स्नो वाइट और शहजादे को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और महल में बड़े धूमधाम से शादी हुई। सातों बोने शहजादा और स्नो वाइट बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। एक जमाने का जिक्र है। बहुत दूर एक सरजमीन में दो बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे और उन दोनों के नाम के और गिरजा थे। सर्दियों की रातों के दौरान के और ग्रेडा का सबसे पसंदीदा काम था दादी से कहानियां सुनना। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है दादी माँ? ग्रेडा ने सवाल किया। बहुत दूर से आती है, उसकी दादी ने जवाब दिया और कहानी सुनाना शुरू हो गई। बहुत पहले एक महल हुआ करता था जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और स्नो क्वीन उस महल में अकेले रहती थी, जिसको उसने अपने जादू से बनाया था। स्नो क्वीन बहुत खूबसूरत थी और शफाफ थी बर्फ की तरह। लेकिन स्नो क्वीन बहुत पत्थर दिल थी। उस बर्फ के महल में बहुत सारे पोशीदा राज और कहानियां छुपी हुई थी। बर्फ का शीशा उनमें से एक था। स्नो वाइट इस जादुई बर्फ के शीशे से दुनिया की तमाम चीजें देख सकती थी।
और उसी वक्त ग्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन उसे खिड़की से देख रही है। के दादी माँ, वहाँ देखें, स्नो क्वीन हमें खिड़की से देख रही है। अरे कोई बिल्ली होगी सर्दी से परेशान। दादी माँ, स्नो क्वीन सच में यहाँ आ सकती है? आने दो उसे, मैं उसे फौरन चिमनी में डाल दूंगा और वो पिघल के पानी पानी हो जाएगी। अपने बर्फ के शीशे से देखते हुए स्नो क्वीन ने वो सब सुन लिया जो के ने कहा। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और पानी बनाओगे? हाँ। मेरे शीशे के टुकड़ों, जाओ मेरे जादू से उस लड़के को ढूंढ के लाओ। उसकी आंखें और दिल मुझे लाके दो। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। ये मेरा हुक्म है। स्नो क्वीन ने अपने जादुई शीशे को हुक्म दिया। अचानक एक बर्फीला तूफान क्रेडा के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बर्फ के टुकड़े तेजी से ग्रेडा की तरफ बढ़ने लगे। ये देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है, के ने खिड़की खोली और ग्रेडा फौरन से चिल्लाई, के रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आंख में कुछ चला गया है। उफ, मेरा दिल, ये क्या हो रहा है? स्नो क्वीन के जादुई शीशे ने अपना काम कर दिया था। के की आंखें उन टुकड़ों से टकरा चुकी थी और के यकायक तब्दील हो गया था। क्रेडा ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो के चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे। ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि के ने कभी भी ग्रेडा से इस तरह बात नहीं की थी। ग्रेडा समझ नहीं पा रही थी कि के ऐसा कर क्यों रहा है। के का यही बर्ताव कल सुबह तक चलता रहा। जब के अपना स्ले गार्डन से निकाल रहा था, ग्रेडा ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। के ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो अपने स्ले पर बैठकर वहाँ से चला गया। ग्रेडा उसके पीछे भागी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। अचानक से के सामने न जाने कहां से स्नो क्वीन आ गई और के उसका पीछा करने लगा। ग्रेडा आखिर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो दोनों गायब हो चुके थे। स्नो क्वीन के को अपने बर्फ के महल में लेके जा रही थी। ग्रेडा ने खिड़की में खड़े खड़े दिन गुजार दिए, के का इंतजार करते करते। बहुत सारे दिन और महीने गुजर गए, यहाँ तक कि सर्दियाँ भी खत्म हो गईं, पर फिर भी के का कोई नामो निशान नहीं था। ग्रेडा से इंतजार नहीं हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि वो अब अपने दोस्त को ढूंढ कर ही रहेगी। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और के को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहादुर ग्रेडा ने रास्ते में हर एक परिंदे से पूछा कि शायद उन्होंने के को देखा हो। आखिरकार वो एक नदी के पास आ पहुंची। उसने इधर उधर देखा और देखा कि आसपास कोई नहीं है जिससे वो के बारे में पूछ सके। उसने नदी से भी पूछा लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। इतने में एक कबूतर उसके पास आकर बोला, दरिया के पास तुम्हें तुम्हारा जवाब जरूर मिलेगा, पर पहले तुम्हें उसे एक तोहफा देना होगा। ग्रेडा ने अपना पसंदीदा नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। अचानक से एक मौजज़ा हुआ और न जाने कहां से एक कश्ती सामने आ गई। ग्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया और नदी ने उसको बदले में गिफ्ट दिया है। ग्रेडा की कश्ती पे चढ़ते ही कश्ती खुद ब खुद चलने लग गई और उसी वक्त एक कौवा उसके आसपास घूमने लगा, जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ग्रेडा उसके पीछे पीछे चलने लगी और वो पहुंचे एक बर्फ के समंदर में। बर्फ के बिल्कुल बीच में वहाँ पे एक बहुत पुराना समुद्री जहाज खड़ा था। उस पे कौवा जाकर बैठ गया। ग्रेडा उसका पीछा करते करते समुद्री जहाज पर चढ़ गई। तो इसके जरिए मैं स्नो क्वीन तक जा सकती हूँ? अचानक कुछ डाकू वहाँ आ गए। उनमें से एक डाकू से ग्रेडा ने बात की, तुम वहाँ जाओगी जहाँ हम जाएंगे और हम जाएंगे कहीं भी नहीं। उसी वक्त
स्नो क्वीन ये कोशिश कर रही थी कि वो के की सारी याददाश्त गायब कर दे। काफी कुछ तो के भूल चुका था, पर ग्रेडा उसकी सोच से नहीं जा रही थी। ग्रेडा, ओ ग्रेडा, बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर तुम्हें भी कुछ याद नहीं रहेगा। जब ग्रेडा ने अपने दोस्त के बारे में उस लड़की को बताया, तो डाकू लड़की ने ग्रेडा से कहा कि तुम अपने दोस्त को अब भूल जाओ, क्योंकि स्नो वाइट से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं नहीं भूल सकती, मुझे के को ढूंढना है। ग्रेडा ने ऐसा कहा। डाकू लड़की को ग्रेडा की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई और वो चाहती थी कि ग्रेडा यहाँ रहकर उसके साथ दोस्ती कर ले, लेकिन ग्रेडा को अपने दोस्त को जल्द अज जल्द ढूंढना था। मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि उसकी कोई दोस्त नहीं थी, डाकू लड़की को ग्रेडा की ये जिद बहुत पसंद आई और ग्रेडा की मदद करना चाहिए। अगले दिन की सुबह डाकू लड़की ने ग्रेडा को एक रेनडियर ला के दिया। ये रेनडियर पूरे बर्फ के सल्तनत का सबसे तेज रेनडियर था और डाकू लड़की ग्रेडा के साथ रास्ता दिखाने जा रही थी। मुझसे वादा करो कि तुम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ोगी और तुम हमारी शिप को भी बचाओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगी। ग्रेडा ने ऐसा कहा। रेनडियर को चलाते हुए ग्रेडा अपनी मंजिल तक जा रही थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो स्नो क्वीन को हराएगी कैसे। काफी लंबे सफर के बाद वो नॉर्थ पोल तक आ पहुंचे। वहाँ उन्हें एक बूढ़े अंकल मिले। तो आखिरकार तुमने शीशा तोड़ ही दिया। ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें शीशे के बारे में कैसे मालूम था, पर वो जानती थी कि वो सही जगह पर आई है। इसीलिए उसने अपना शीशा निकाला और बूढ़े अंकल को दिखाया। क्या इस शीशे के जरिए मैं उसे खत्म कर सकती हूँ? ये एक जादुई शीशा है। ये सच बताता है, सब कुछ सच बताता है, अगरचे ये छुपा हुआ क्यों ना हो, चाहे कितना ही नीचे क्यों ना हो। क्योंकि सच्चे प्यार के अलावा कोई भी चीज ताकतवर नहीं होती, तो पूरी दुनिया प्यार का साथ देने लग जाती है। ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो वाइट कौन थी, बूढ़े अंकल की मदद से। अगर वो स्नो क्वीन को सच बता दे तो वो उसे हरा देगी, क्योंकि असल में बहुत पहले स्नो क्वीन बहुत अच्छी लड़की थी, खुशियों से भरी। जहाँ भी वो हाथ रखती वहाँ फूल उगना शुरू हो जाते थे और उसकी आंखें सूरज से भी ज्यादा चमकती थीं। और उसका नाम था लीला। लेकिन सबको ऐसा लगता था कि वो छोटी चुड़ैल है, इसीलिए ना कोई उससे बात करता ना उसके साथ खेलता। और लीला अब खुश नहीं रहती थी। वो सब चीजों और सब लोगों को नापसंद करने लगी। और एक दिन उसने एक दुआ करी, जो भी मुझे छुएगा वो बर्फ बन जाएगा। और फिर उसने एक बर्फ का महल बनाया और उसके अंदर रहने लगी, पूरी दुनिया से दूर। ना उसके पास कोई खुशियाँ थी और ना ही कोई दोस्त। ग्रेडा आखिरकार स्नो क्वीन के महल में आ पहुंची। उसने अंदर अपने दोस्त के को देखा और देखा कि वो बर्फ से कुछ बना रहा है। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। के, मैं हूँ ग्रेडा, क्या तुम्हें याद नहीं? के ने ग्रेडा की तरफ देखा, पर वो उसको पहचान नहीं पाया। उसका दिल यहाँ की हर एक चीज की तरह बर्फ का बन चुका है। ग्रेडा ने स्नो वाइट की बात अनसुनी कर दी। उसे जाने दो, वो अब मेरा गुलाम है और मैं तुम्हें भी बर्फ का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। के को हल्के हल्के सब कुछ याद आने लगा। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आ गया। गुस्से से स्नो क्वीन ने अपनी छड़ी जोर से घुमाई और उससे निकली एक खतरनाक बर्फ। तभी ग्रेडा ने अपना शीशा निकाला और वो बर्फ शीशे से टकराकर गायब हो गई। यही वो वक्त था। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के शीशे में देखा। उसने देखा कि शीशे में स्नो क्वीन नहीं, बल्कि ये चेहरा एक खूबसूरत छोटी बच्ची का था। ये चेहरा लीला का था।
अचानक से एक मुआवजा हुआ और स्नो क्वीन दोबारा से लीला बन गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं जान गई हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। अब मैं आजाद हूँ। अलविदा। के और ग्रेडा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों के फूलों की तरह जो उनके सहन में लगे हुए हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत अमीर आदमी था जिसकी 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां बहुत ज्यादा मगरूर थीं, जबकि उनकी तीसरी बेटी बहुत ज्यादा नर्म दिल और मेहनती थी। इस रहमदिल लड़की का नाम ब्यूटी था। एक दिन उस अमीर आदमी को यह खबर मिली कि उसकी कश्तियां तूफान में गुम गई हैं, और उसने अपनी बेटियों को बताया कि इस वजह से अब वो लोग अमीर नहीं रहे। ब्यूटी अपने वालिद के लिए बहुत ज्यादा अफसुर्दा हुई और उन्हें तसल्ली देने लगी, और बाकी 2 बहनें पूरा दिन इस बात का गिला करती रहीं। एक सुबह उनके वालिद को ये खबर मिली कि उनकी गुमशुदा कश्तियों में से एक कश्ती बंदरगाह पहुंच गई है। मेरी बेटियों, अगर वो कश्ती सही हुई तो मैं घर आते वक्त आप लोगों के लिए तोहफे लेकर आऊंगा। हाँ तो बताओ, क्या तोहफे लाऊं आप लोगों के लिए? हीरे की अंगूठी, रूबी पत्थर और एक सोने का ब्रेसलेट। और तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी? मेरे लिए बस आप एक गुलाब ही ले आइएगा। वो शख्स जब लंबे सफर के बाद बंदरगाह पहुंचा तो उसने अपनी कश्ती को बुरी हालत में देखा, जिसे देखकर वो अफसुर्दा हुआ। घर वापस जाते वक्त वो शख्स एक घने अंधेरे जंगल से गुजर रहा था। आसमान पर बिजली गरज रही थी और दरख्त ऐसे जैसे गिरने ही वाले हों। वो आदमी इतना थक चुका था कि उसे लगा मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, और उसी वक्त उसे एक आलीशान महल दिखाई दिया। वो शख्स महल में दाखिल हो गया। हे, यहाँ कोई है जो मुझे सुन रहा हो? उस महल में कोई नहीं था। इसके बावजूद वो महल साफ सुथरा और रोशन था, और खाने की मेज बहुत ही लजीज खानों से सजी हुई थी। लजीज खाने को देखकर उस शख्स से रहा नहीं गया और वो सारा खाना खा गया। महल में घूमते हुए उसे एक खाली कमरा दिखाई दिया जहाँ एक बिस्तर लगा हुआ था। वो शख्स वहाँ आराम से सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने पास कुछ नए कपड़ों को रखे देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये महल किसी परी का होगा। काश कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकता। जब वो शख्स महल से जाने लगा तो उसने गार्डन में कुछ गुलाबों को देखा। मैं अपनी बेटियों के लिए महंगे तोहफे नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं ब्यूटी के लिए ये गुलाब जरूर ले सकता हूँ। उस आदमी ने एक गुलाब तोड़ लिया। उसी वक्त उसे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। और एक खौफनाक हैवान दरख्त के पीछे से निकलकर आया। वो शख्स उसे देखकर बहुत डर गया। मैंने तुम्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए तुम्हें जगह भी दी, और तुम मेरे गुलाब तोड़ रहे हो। तुम इस तरह शुक्रिया अदा करते हो? माफ कर दे मुझे, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये गुलाब चाहता था। जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। आज सबसे पहले तुम जिस शख्स से मिलोगे उसे मेरे पास लेकर आओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। वो शख्स अफसुर्दा होकर वहाँ से चला गया। घर वापस आते वक्त उसे कोई शख्स नहीं दिखा, पर जब वो घर पहुंचा तो उसकी नजर अपनी बेटी ब्यूटी पर पड़ी जो अपने वालिद का इंतजार कर रही थी। उस शख्स ने अफसुर्दगी के साथ सारा वाकया अपनी बेटियों को बताया और उस हैवान की ख्वाहिश भी। ये सुनकर दोनों बहनों को ब्यूटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगर तुमने डैड से गुलाब ना मांगा होता तो ऐसा कभी नहीं होता जो उनके साथ हुआ। अगर अब्बू ने पहले मुझे देख लिया होता तो क्या होता? क्या मुझे भी उसके पास जाना पड़ता? ओह नहीं।
मेरे प्यारे डैडी, मुझे माफ कर दें। मुझे अगर आपको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं लाजमी करूंगी। उस शख्स ने अपनी बेटी को साथ लिया और उस खौफनाक हैवान के महल में चला गया। ब्यूटी और उसके वालिद डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। और उसी वक्त फिर से गुर्राने की आवाज आती है और वो खौफनाक हैवान आ जाता है। ब्यूटी डर जाती है, मगर वो खौफनाक हैवान ब्यूटी से बहुत नरमी से पेश आता है। तुम्हारे वालिद कुछ देर के लिए महल छोड़कर जाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकना होगा। क्या तुम रुकना चाहोगी? हाँ, मैं यहाँ खुद रुकना चाहूंगी। ब्यूटी अपने वालिद को अलविदा कहती है और महल में चलते हुए उसे गुलाबों से सजा एक दरवाजा दिखाई देता है। ब्यूटी उस कमरे में दाखिल होती है। उसने देखा कि कमरे में एक तरफ पियानो रखा है और दूसरी तरफ फूलों से सजा झूला और एक तरफ बड़ी सी बुक शेल्फ में बहुत सारी किताबें हैं। वो कमरा बिल्कुल उसके ख्वाबों के कमरे की तरह लग रहा था। वहीं उसकी नजर मेज पर रखे खत पर पड़ती है। मेरी प्यारी मलिका, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आपकी ख्वाहिशात मेरे सर आँखों पर। ब्यूटी सोचती है कि काश वो अपने वालिद से एक बार फिर से मिल पाती। फिर वो हॉल में खाने की मेज पर आती है। उसी दौरान वो खौफनाक हैवान भी खाने की मेज की तरफ आ जाता है। मेरी मलिका, क्या मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ? आप इस खूबसूरत महल के मालिक हैं। आप मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हैं? नहीं नहीं, दरअसल इस महल की मालकिन तुम हो ब्यूटी। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जानता हूँ कि मैं आपको बहुत बदसूरत लगता हूँ, है ना? ब्यूटी खौफनाक हैवान का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। मेरी एक ख्वाहिश है कि क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहेंगी ब्यूटी? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। और हैवान वहाँ से चला गया। लेकिन इसके बावजूद वो खौफनाक हैवान ब्यूटी के लिए मजेदार खाने बनाया करता था और बहुत अच्छे से पेश आता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और ब्यूटी को ये एहसास होने लगा कि उसे हैवान की आदत हो रही है और उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह ब्यूटी के दिल में हैवान का डर खत्म हो रहा था। एक दिन ब्यूटी ने उस हैवान से कहा कि वो अपने वालिद से मिलना चाहती है क्योंकि वो उन्हें बहुत याद करती है। बिल्कुल, आप जा सकती हैं। बस ये वादा करें कि आप वापस आएंगी। मैं वादा करती हूँ 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तो फिर ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन लें। जैसे ही ये अंगूठी उतारोगी, तुम अपने आप को इस महल के अंदर पाओगी। ब्यूटी उस अंगूठी को पहनकर अपने वालिद से मिलने चली जाती है। ब्यूटी के वालिद उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर ब्यूटी की बहनों को उससे जलन होने लगती है। तुम्हारी अंगूठी बहुत बदसूरत है और ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। 3 दिन तेजी से गुजर जाते हैं। ब्यूटी चौथे दिन भी वहीं रुक जाती है क्योंकि उसे अपने वालिद के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा होता है। मगर उस रात ब्यूटी को बहुत ही डरावना ख्वाब आता है। ख्वाब में ब्यूटी उस हैवान को बहुत ही बुरी हालत में देखती है। अचानक से ब्यूटी की आंख खुलती है और उसे ये एहसास होता है कि वो हैवान को मिस कर रही है। एहसास होते ही ब्यूटी अपनी अंगूठी उतार देती है और अंगूठी उतारते ही ब्यूटी महल में वापस पहुंच जाती है। वो भागकर बाग में आती है। हैवान गार्डन में उसी तरह से गिरा होता है जैसा ब्यूटी ने ख्वाब में देखा था। ब्यूटी बहुत अफसुर्दा हो जाती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। उठ जाओ बीस्ट, प्लीज उठ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हैवान कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें खोलता है। ब्यूटी, मुझे लगा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं बीमार और बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे अंदाजा हुआ जब मैं तुमसे दूर हो गई कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस महल में खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसी लम्हे गार्डन में हर तरफ एक रोशनी फैल जाती है।
ब्यूटी हैरान होकर उस रोशनी को देखने लगती है और जैसे ही ब्यूटी दोबारा हैवान की तरफ देखती है, उसे हैवान की जगह एक खूबसूरत शहजादा दिखाई देता है। हाँ, हाँ, तुम कौन हो और बीस्ट कहाँ है? ब्यूटी, मैं ही बीस्ट हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझ पर किसी शैतान ने जादू कर दिया था। अगर तुम मुझे ना बताती कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं सारी जिंदगी बदसूरत बीस्ट ही रहता। शहजादे पर जादू के असर के बाद ब्यूटी की खुशियों में इजाफा हो गया, जो ब्यूटी की सच्ची मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ। और उस दिन के बाद से ब्यूटी और वो शहजादा हंसी खुशी उस रोशन महल में जिंदगी गुजारने लगे।